So, good afternoon, everyone. Today, we are going to start with the next unit, that is work, energy, and power. So, next unit, I suggest आप अपनी notebook में अब एक नए पेज से start करें. Work, energy, and power. इन तीनों का concept हमें अच्छे से understand करना. ठीक है. I hope थोड़ा बहुत तो work के बारे में आप पहले से भी जानते हैं. वर्क करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स नहीं लगाओगे तो वर्क नहीं होगा, लेकिन हमेशा फोर्स लगाने से भी वर्क नहीं हो पाता. जैसे द रूम यू आर इन राइट नाउ, इफ यू ट्राई टू पुश इट्स वॉल, you will not succeed in displacing it. So until the force is able to displace the object, ध्यान से सुनना, until the force is able to displace the object in its own direction, कुछ डिस्प्लेसमेंट जब तक फोर्स की डायरेक्शन में ना आ जाए तब तक उसका वर्क डन जीरो होता है. तो बहुत जरूरी है ये पॉइंट क्लियर करना. वर्क इज डन ओनली व्हेन सम डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. चलिए शुरू करते हैं इसी से. लिखिए जरा. वर्क. हरिप्रिया हो जाएगा. चलो. वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क इज said to be done if the applied force produces some displacement in its own direction. आदित्य एंड अंशुल, अब आपको साथ साथ ये डिक्टेशन लेनी है, लिखना है, क्योंकि अब मैं कंप्लीट जैसे नोटबुक में क्लासरूम में लिखवाते हैं वैसे कर रहा हूँ. तो आपको ये कंप्लीट लिखना है और जब क्लास फिनिश होगी तो उसके बाद इसका पीडीएफ बना के मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना है. ठीक है, ये हमारा हर रोज का रूटीन रहता है. सो वर्क इज सेड टू बी डन इफ अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस सम डिस्प्लेसमेंट इन इट्स डायरेक्शन. देखते हैं कैसे. अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और आपने ऐसे करके कुछ फोर्स लगाई और ऐसा कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट कैन डिस्प्लेस ओनली अलोंग हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं, ऑब्जेक्ट कैन डिस्प्लेस ओनली अलोंग हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ऑब्जेक्ट सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही डिस्प्लेस हो सकता है और फोर्स को लगाया गया किसी एंगल थीटा के ऊपर. जैसा नॉर्मली होता है, घर में कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसे हल्का सा ऐसे करके खींचते हैं, तो ऐसे करके खींचते हैं तो फोर्स का सारा इफेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल में नहीं आ पाता. तो मान लेते हैं ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो हुई वो एस हो गई, लेकिन ये फोर्स के डायरेक्शन में तो है नहीं. तो या तो आप डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लो या फिर फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, एक ही बात है. तो फोर्स का जब आप कॉम्पोनेंट लेते हैं, आप सबने सीखा है रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट लेने के लिए क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं. तो ये बन गया इसका कॉम्पोनेंट. कितना लिख दूं बोल के बता सकते हैं. एफ है, एंगल थीटा है, तो एफ cos थीटा. So the component of force parallel to displacement is f cos theta, or component of displacement parallel to force would be s cos theta. That is why लिखिए जरा, लिखिए स्टार मार्क करके. component of force in the direction of displacement has to be considered. तो दोनों में से कोई एक चीज, या तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में या फिर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में. ठीक है. So component of force in the direction of displacement has to be considered. So work done by force during a horizontal displacement. लिखे शाबाश. Work done by force during a horizontal displacement W is equal to F cos theta into S, right? F cos theta into S.
अब अगर आप ध्यान देंगे तो राइट हैंड साइड में फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिन्होंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है वो तो सीधा समझ सकते हैं कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन स्केलर भी हो सकता है और दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर भी हो सकता है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, जैसे आदित्य, अंशुल है, आप लोग ध्यान से सुनना डियर, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह का मल्टीप्लीकेशन होता है। एक तो जो हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, इस मल्टीप्लीकेशन में हमें पैरेलल कंपोनेंट्स कंसीडर करने होते हैं। तो जब दोनों दोनों फोर्सेस के या सॉरी दोनों वेक्टर्स के पैरेलल कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाते हैं तो उसका रिजल्ट स्केलर आता है। किसी का माइक बार बार हो रहा है, प्लीज ध्यान रखें। तो जब दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में कंसीडर किए जाते हैं तो स्केलर रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो बाकी लोग भी थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, उनको भी रिवाइज करवाना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, बट एक बार मेरे साथ साथ पहले यहाँ कंप्लीट कर लीजिए। W becomes equal to F dot S, और आदित्य, अंशुल, आप याद कर लीजिए कि अगर कोई F dot S लिखता है तो उसका मतलब FS cos थीटा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, और F into S cos थीटा, एक ही बात है, या तो F cos थीटा कर लो या F into S cos थीटा कर लो, बात एक ही है, F dot S आ जाएगा, ठीक है। ये था वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, लिख दें, दिस वाज वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, स्टार मार्क करके लिख दीजिए। वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो कोई मुझे बताए वर्क स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ऐसा हो सकता है कि वर्क नेगेटिव हो जाए? कैन वर्क बी नेगेटिव? कम ऑन टेल मी, कैन वर्क बी नेगेटिव? बोलो बोलो, शाबाश। Okay, I'm getting answers, mixed answers as yes or no. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, बहुत बढ़िया। तो हमें सिर्फ ये समझना था कि क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, तो उसके लिए जरूरी था आप लोगों का फॉर्मूले को समझना। देखो बच्चों ध्यान से कि वर्क का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, इट इज F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब आपने कोई फोर्स लगाई, कोई डिस्प्लेसमेंट हुई, पर नेगेटिव पॉजिटिव को कॉस थीटा भी तो कंट्रोल करेगा ना। तो लिखते हैं जरा, राइट डाउन, स्टार मार्क करके लिख दीजिए, वर्क डन is positive if theta, theta का मतलब क्या है, that is angle between force and displacement is acute, मतलब theta is less than 90 डिग्री। अच्छे से देख लीजिए और भूलना नहीं है इसको। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, ऐसा नहीं कि एंगल जीरो चाहिए, जीरो नहीं, एक्यूट चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा पॉजिटिव होता है, cos 30, cos 70, cos 80 सब पॉजिटिव आता है। सो जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल एक्यूट रहेगा तब तक वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, डन। इसके बाद अगर आप थीटा को 90 डिग्री कर दो तो cos 90 तो जीरो होता है, तो फिर से स्टार मार्क करके वर्क डन becomes equal to zero, work done becomes equal to zero if, अब तो थीटा पता है क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? क्योंकि cos 90 जीरो होता है, ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, एक्यूट के लिए जीरो हो सकता है 90 के लिए, और वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन ऑब्वियसली नेगेटिव बन जाएगा अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये कॉस को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएगा, कॉस इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, ठीक है। यहां पे मैं मेंशन कर लेता हूं, cos थीटा इज लेस देन जीरो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90। मतलब वैसे तो यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 करना चाहिए, बट अभी के लिए ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आई होप अब मेरी क्लास का हर बच्चा ये बात समझ सकता है। कोई आपसे वर्क डन बोलता है तो आप समझते हैं उसमें कुछ कुछ चीजें कि सर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन
वो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर कब होगा? जब हम स्केलर प्रोडक्ट यूज करेंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। सो डॉट प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है? दोनों वेक्टर्स के पैरेलल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो या तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल ले आओ या डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के पैरेलल ले जाओ। दोनों ही केसेस में आंसर क्या बनता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब इसमें क्लियर किया बिकॉज ये cos थीटा पे डिपेंड करता है, और cos थीटा माय डियर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब अगर एंगल एक्यूट हुआ तो वर्क पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज हुआ तो वर्क नेगेटिव, और 90 हुआ तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्क की यूनिट लिख देते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है भाई वर्क की? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जे लिख देते हैं या ऐसे कर। किसी को सीजीएस यूनिट याद है? सीजीएस यूनिट एनीबडी? किसी को याद हो तो? अर्ग, बहुत बढ़िया अर्नव, वेरी गुड। सो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, ERG, यही यूज कर लेते हैं लोग, अर्ग होते हैं। किसी को पता है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? हाउ मेनी अर्ग आर देयर इन 1 जूल? एनीवन? बहुत बढ़िया बंदा, 10 पावर 7। आपको पता होना चाहिए कि फोर्सेस में जब करते हैं तो 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होते हैं, और यहाँ पे 1 जूल में 10 पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है अर्नव, बहुत बढ़िया। चलिए गुड। अब कोई मुझे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बताएगा? देख रहे हो, जो भी आप यूनिट फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते जाओगे उसकी यूनिट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला साथ साथ करते हैं। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला, एनीबडी? राइट डाउन, राइट डाउन। ml2t-2। बहुत बढ़िया अर्नव, गुड। सो इट बिकम्स m, बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करो भाई। ml2t-2 हम सब जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का तो सबको याद होता है, mlt-2। mlt-2 को l से मल्टीप्लाई किया, दैट मेक्स इट ml2t-2, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखना है। तो जो मैंने लिखी, दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन, जो फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट करती है। क्लैरिटी रखें, जो सिर्फ राइट साइड में लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझा जा सकता है। वर्क डन पॉजिटिव का एग्जांपल क्या होगा? जब एक फोर्स, जैसे ऊपर हमने बनाया था अभी डायग्राम, एक फोर्स एक बॉक्स को पुल करती है अपनी ही डायरेक्शन में। इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, बॉक्स पुल्ड बाय ए फोर्स इन इट्स ऑन डायरेक्शन। लिखे शाबाश। एग्जांपल वन, बॉक्स pulled by a force in its direction। ये आपका पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल है, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल। अब ऐसा एग्जांपल दीजिए इसमें वर्क डन नेगेटिव होगा। तो क्या पुलिंग में वर्क डन नेगेटिव होगा? नहीं, वहां पे भी नहीं होगा। पुशिंग हो या पुलिंग हो, दोनों में वर्क डन पॉजिटिव होगा। जिधर फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो यार वर्क डन नेगेटिव किसका होगा, कब होगा? स्लाइडिंग में अगर रफ सरफेस हो, यहां देखना ध्यान से, आप फोर्स लगा के आगे खींच रहे हो और रफ सरफेस है तो पीछे की तरफ क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। तो अच्छे से दिमाग में बैठा के चलो कि अगर एक ब्लॉक स्लाइड करता हुआ जाएगा तो फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो लिख सकते हैं आप। हाँ जी, किसी ने मेंशन भी किया है। चलो लिखो। अब जब तक आप जब भी एग्जांपल करना चाहो ना, तो बस एक चीज चेक करना, ऐसा तो नहीं है कि जिधर आपने फोर्स लगाई है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है। और ये बात भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि आपने पहले फोर्स लगाई छोड़ दिया उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखो ना। अगर वर्क की बात कर रहे हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली देखे जाते हैं। आपने पहले फोर्स लगा दी, बाद में कोई डिस्प्लेसमेंट आ रही है, दैट डजंट मैटर। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट must be at the same time. So now look at this. This is a block or box. This is a box. A force has been applied on it which tries to displace it along the surface, and in this case a backward force called friction acts on it. तो obviously इस force का वर्क डन पॉजिटिव आएगा और friction का वर्क डन नेगेटिव आएगा। देखिए जरा, देखिए, during sliding of a box, comma,
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है, इसमें एक काम करता हूँ, टेक्निकल ग्लिच है यहाँ पे। ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ ए बॉक्स ऑन रफ सरफेस, ऐसे लिख लीजिए, ऑन रफ सरफेस। So during sliding of a box on rough surface, work done by external force is positive. ठीक है, whereas work done by friction is negative. यहीं पे work done by friction is negative, friction negative वर्क करती है। ठीक है, डन। अब यहाँ से ना दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हमेशा ही नेगेटिव होगा? बताइए, आप सोच के बताइए, इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑलवेज नेगेटिव? अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप आंसर कर सकते हैं, इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑलवेज नेगेटिव? क्या ये हमेशा ही नेगेटिव आएगा? हाँ जी, हाँ तो आप आंसर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। somebody says no, somebody says yes, that's okay, we'll do it with the help of example, समझेंगे इसे अच्छे से। is work done by friction always negative? come on, I appreciate your participation, yes or no? ठीक है, देखते हैं। चलिए अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, बस मैं लास्ट क्वेरी ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ, जब भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ना, ट्राई टू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स जो होते हैं ना, वो आप भूलते नहीं है। थ्योरेटिकल चीजें आप फिर भी भूल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स को याद रखा करो कि जैसे इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑलवेज नेगेटिव। हमारे दिमाग में आता है यार, अगर एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करता हुआ जा रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव है ना? फर्स्ट पार्ट, ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट it is negative। जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करता हुआ जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, वो हमेशा पीछे की तरफ लगेगा, तो उसके केस में वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। एग्जैक्ट। सेकंड केस कंसीडर करता हूं, ध्यान देना जरा। अगर ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स पे हमने कुछ फोर्स लगाई बी के ऊपर, इसके ऊपर ए रखा हुआ है, और ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है। यहां स्टार मार्क करके लिख दीजिए, no sliding between A and B। लिखो शाबाश। मतलब स्लाइडिंग में तो वर्क डन नेगेटिव आ गया, वो तो हमने एग्री कर लिया, क्योंकि स्लाइडिंग में डिस्प्लेसमेंट आगे होगी और फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा होगा। अब बात आ रही है कि अगर हम एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख के देखें और नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाए आगे की तरफ, तो ऊपर वाले के ऊपर क्या होगा? आप लोग जानते हो सभी। अंशुल आदित्य, आप ध्यान से देखना कि सपोज आपको किसी बॉक्स के ऊपर बिठा दे और बॉक्स को आगे खींचे, तो यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बैकवर्ड। आप पीछे की तरफ स्लाइड होने की पॉसिबिलिटी रखेंगे। तो इफ यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बैकवर्ड, ऑब्वियसली फ्रिक्शन एक्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इन दिस केस, फ्रिक्शन ऑन द अपर ब्लॉक एक्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड लोअर ब्लॉक एक्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। होप इट्स क्लियर? समझ सकते हैं? So friction acts in the forward direction on the upper block and backward on the lower block। तो आप खुद देखो, नीचे वाले सरफेस को स्मूथ कंसीडर कर लेता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। दिस इज स्मूथ। सो नाउ जस्ट टेल मी, अगर ये स्मूथ सरफेस है नीचे वाला और आपने फोर्स लगाई, तो दोनों ब्लॉक्स ऐसे आगे की तरफ जाएंगे। आगे की तरफ जाएंगे तो माय डियर, नीचे वाले ब्लॉक पे तो आप कह सकते हो कि सर एक एक्सटर्नल फोर्स लगी है, लेकिन अपर ब्लॉक के ऊपर तो सिर्फ फ्रिक्शन लगा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अपर ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है, और जिस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है उसी तरफ उसकी डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड से देखने पर। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस फ्रिक्शन का वर्क डन आप पॉजिटिव ही डिफाइन करेंगे। और ध्यान दीजिए, और अगर बी के ऊपर बैठ के देखोगे तो क्या फोर्स वर्क करेगी? क्या ए की बी के ऊपर स्लाइडिंग हुई है? नहीं, ए की बी के ऊपर कोई स्लाइडिंग नहीं हुई। तो यहां से देखने पर, बी से देखने पर वर्क डन 0 होगा। इसका मतलब यार, वर्क डन तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हो। एग्जैक्टली, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जहां से आप देखते हैं। ठीक है, फोर्स डिपेंड नहीं करती। फोर्स तो फोर्स है, रियल फोर्स है, लगेगी। सो वो सिर्फ सुडो फोर्स है जो कि आप नॉन नेचुरल फ्रेम में डिफाइन कर देते हैं।
otherwise a particular real force does not depend upon any choice of the reference. तो अब मैं यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो लिखवा देता हूँ आप सभी को। हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं है मंशा? मंशा बता रहा हूँ, कभी कभी वो नेट की थोड़ी बहुत तो दिक्कत रहेगी भी, अदरवाइज आई हैव टेकन ऑल द रिक्वायर्ड केयर्स है। सो लिखे फिर से, हमने मेंशन कर दिया कि देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी, और इस तरीके से हमने यहाँ पर एक फोर्स एफ लगाई है जिससे ए के ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड है और बी के ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड है। लिखे, ड्यूरिंग स्लाइडिंग of blocks on smooth surface, such that there is no relative sliding. There is no relative sliding between blocks as shown above, जैसा आपको ऊपर दिखाया गया as shown above। तो आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए इज पॉजिटिव, ध्यान से देना, इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड से देखने पे आपको ए और बी दोनों आगे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ए आगे की तरफ जा रहा है और उस तरफ फोर्स कौन सी लग रही है? फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन उसे आगे लेके जा रहा है, फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो उसका वर्क डन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। थीटा जीरो हो गया ना। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक ए इज पॉजिटिव, फ्रिक्शन ऑन लिखे, ऑन ब्लॉक ए इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, whereas work done with respect to block B is 0। A के ऊपर फ्रिक्शन का वर्क ग्राउंड से देखा जाए तो पॉजिटिव काउंट हो रहा है, लेकिन B से देखा जाए तो जीरो काउंट हो रहा है। क्यों जीरो काउंट हो रहा है? क्योंकि B से देखने पर A तो हिला भी नहीं। लिख देते हैं बिकॉज there is no displacement, because there is no displacement of A on B। B के ऊपर उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसीलिए उसका वर्क डन जीरो है। तो ध्यान से समझते जाएं, फिजिक्स समझने का मजा तभी आता है जब चीजें याद करने की बजाय आप एक्सपेरिमेंट से समझ पाए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपके सामने करके दिखाया। क्या था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? आपने स्मूथ सरफेस के ऊपर ब्लॉक बी रखा, बी के ऊपर ए रखा। अब जैसे आप बी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ए पीछे की तरफ खिसकने की कोशिश करता है, तो फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ। अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो आपको दोनों ब्लॉक आगे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। दैट इज व्हाई फ्रिक्शन produces a displacement of A in its own direction. So the work done on A by friction is positive as seen from ground. But if you sit here on B and then try to observe A, you see that A has no displacement with respect to B. That is why the work done with respect to B comes out to be zero. यानी यहाँ से हमें एक बड़ा important point मिल गया कि work done depends upon the choice of frame of reference. लिखिए जरा स्टार मार्क करके लिखिए, वर्क डन depend on choice of frame of reference। ठीक है, एज एक्सप्लेन्ड अबव आप कर सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में, एज एक्सप्लेन्ड अबव, जैसा कि ऊपर हमने अभी बताया। आई होप क्लियर हो गया आप सबको ये। सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज एक्सप्लेन्ड अबव, कि ग्राउंड से देखा तो वर्क हुआ है, लेकिन बी से देखा तो कोई वर्क नहीं हुआ। यस, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? धनंजय मैं अटेंडेंस कर देता हूँ, एक मिनट, लेट मी टेक योर।
सो मेजर हमारा डिस्कशन क्या था कि हम देखना चाहते थे कि फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो क्या होता है. तो वी केम टू अ कंक्लूजन थ्रू दिस एग्जांपल. सीन फ्रॉम ग्राउंड इट इज पॉजिटिव, सीन फ्रॉम बी इट इज जीरो. और माय डियर, उससे ऊपर वाले एग्जांपल में आपने किया कि जब स्लाइडिंग हो रही है, यहाँ पे देख लो, अगर आप इस सरफेस पे रफनेस कंसिडर करते तो बी जो कि आगे की तरफ स्लाइड करता, फ्रिक्शन पीछे लगता, तो उसके इसमें फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होता. तो आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैटर करता है. ठीक है, तो राइट लिखें एक चीज, वर्क डन बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन कब? जब ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा है. लिमिटिंग फ्रिक्शन ड्यूरिंग नो स्लाइडिंग, अंडर कंसिडरेशन is definitely zero. जैसा कि आपने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, ए और बी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन था जो कि लिमिटिंग भी हो सकता था, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में ही वर्क डन जीरो आया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं आया, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम की स्लाइडिंग थी. इसीलिए मैंने कहा कि देयर शुड बी नो स्लाइडिंग अंडर कंसिडरेशन. ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, तो आप कहेंगे भैया देखो ऐसा है, अगर सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा है और उसकी बात करो तो पक्का जीरो है, लेकिन अगर आपने एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है और नीचे वाला ब्लॉक स्लाइड कर रहा है और उन दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तब वर्क डन जीरो नहीं है अगर ग्राउंड से देखा जाएगा. तो इसीलिए जितना भी इसे बार बार करेंगे, खुद को एक्सप्लेन करेंगे, उतना सीखेंगे. ठीक है बच्चों, जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव का एग्जाम्पल हो गया, नेगेटिव का एग्जाम्पल हो गया, क्या फ्रिक्शन कुछ वर्क करता है इसका भी एग्जाम्पल हो गया. अब मैं आई वुड लाइक टू टेक एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो वर्क डन, जो यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो वर्क डन, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो वर्क डन. ठीक है, जीरो वर्क डन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट ही ना हो या फिर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो. तो दो कंडीशन है, either no displacement or second displacement perpendicular to फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट. आपको एकदम से याद आएगा, कुली वाला एग्जांपल करते थे आप 9th क्लास के अंदर, कि कुली ने वेट उठा रखा है सिर के ऊपर और वो हॉरिजॉन्टल चलता हुआ जा रहा है, तो उसने जो वेट के ऊपर ऐसे वर्टिकल फोर्स लगा रखी है, उस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए उसका वर्क डन कितना हो गया? जीरो हो गया. तो लिखते हैं, एग्जांपल स्टेट करते हैं हम लोग. नो डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन के इसमें, सॉरी एग्जांपल, अगर आप एक वॉल को पुश करने लगे तो वॉल तो नहीं हिलेगी, तो उसके इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो. लिखिए, नो वर्क इज डन during application of force on a wall. रीजन आपको क्लियर होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा. थकोगे जरूर, थक तो जाओगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी. नेक्स्ट केस, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नंबर 1 एग्जांपल, अगर आप एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को टाई करें, और उसे ऐसे घुमाना शुरू करें, तो घुमाओगे तो स्टोन के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? mg लगेगा नीचे की तरफ, राइट, और इधर की तरफ लगेगी टेंशन. एक्चुअली कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल ये रह नहीं सकता, बट फिर भी हम तो इसी कंडीशन को डिस्कस करेंगे. तो आप जब इसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाना, ऐसे घूमता है, तो इसके ऊपर टेंशन का वर्क डन जीरो होगा. क्यों? क्योंकि हर समय जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो टेंशन की होगी परपेंडिकुलर. याद करो अच्छे से,
जहां भी पाथ होता है, पाथ के टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी विल रिमेन परपेंडिकुलर टू टेंशन, और जिधर वेलोसिटी होती है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। किसी गिवन इंस्टेंट के ऊपर, किसी गिवन इंस्टेंट के ऊपर, हाँ अंशुल में समझा देता हूँ टेंशन क्या होती है। किसी गिवन इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो लिखिए जरा, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो अंशुल टेंशन क्या है? स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप हो जाती है उसको खींचने की वजह से, उसे हम टेंशन कहते हैं। सो नो वर्क इज डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग when stone tied to it is whirled, WHIRLED, whirled यानी revolved in circular path। अगर आप सर्कुलर पाथ में घुमा देंगे तो हर समय टेंशन और वेलोसिटी, दैट मींस टेंशन रिमेन्स परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, रीजन समझा देता हूँ। टेंशन remains perpendicular to velocity and hence instantaneous displacement। समझे ध्यान से कि टेंशन रिमेन्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड हेंस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। डन, थीटा 90 हो गया तो वर्क डन 0 आ गया, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, जब कार, या समझिए जरा, जब कार ऐसे सर्कुलर टर्न लेती है, कार जब सर्कुलर टर्न लेती है तो उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन। तो उस समय फिर से फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो जाता है? 0। लिखिए, अंशुल आदित्य आपने ये नहीं कर रखा अभी, पर आप लिख लो साथ साथ। नो वर्क इज डन by static friction, no work is done by static friction on tires of car when it executes a circular turn in horizontal, या on horizontal plane, on horizontal surface। किसी भी horizontal surface पे, आपने समझा था ये अच्छे से, डायग्राम से आप शायद थोड़ा बहुत समझ पाए अंशु, कि ऐसे करके कार जब ऐसे टर्न लेती है इधर की तरफ, तो उसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो फ्रिक्शन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो बस एग्जांपल के पॉइंट से आप याद कर लो कि कार जब ऐसे टर्न लेती है, स्किड नहीं होनी चाहिए, जब टर्न लेती है तो फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करता। चलिए, इसी में थर्ड एक बहुत ही मजेदार एग्जांपल है। आप मुझे सोच के बताइए, अगर आप, ध्यान दीजिए, अगर आप ग्राउंड से लेके और फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़ के आते हो, ध्यान देना, सीढ़ियां चढ़ के आते हो, तो वो जो सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, वो आपको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो अंशुल आदित्य आप समझना ध्यान से, किसी सरफेस के ऊपर जैसे आप पांव रखोगे, आप उसे नीचे पुश करोगे, वो आपको ऊपर पुश करेगा। तो जो ये फोर्स होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो जब फोर्स रिवाइज करूंगा उसमें सारी चीजें बताऊंगा, अभी बस इतना ही समझते जाओ कि जब आप किसी सरफेस को ऐसे पुश करते हैं तो कौन सी फोर्स लगती है? नॉर्मल रिएक्शन। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब आप 1 या 2 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, तो क्या वो नॉर्मल रिएक्शन जो सीढ़ियां आपके ऊपर लगा रही हैं वो आपके ऊपर कुछ वर्क करेगा? सोचिए, बताइए जरा मुझे, डज नॉर्मल रिएक्शन डू एनी वर्क ड्यूरिंग क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स? हाँ जी, बताते जाएं, कोई बात नहीं। यस या नो, दो में से एक आंसर होना है, जो आपको समझ में आता है आप बताते जाओ।
एक्सप्लेन मैं करूंगा, कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो किसी को लगता है यस, किसी को लगता है नो, तो लेट मी एक्सप्लेन। लिखिए जरा, नो वर्क इज डन, मैं एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट वेट। नो वर्क इज डन बाय normal reaction provided by steps during walking up the stairs. Walking up the stairs, up या down दोनों एक ही बात है, मैं सिर्फ अप का एग्जांपल ले रहा हूं। Walking up the stairs, लिखिए पहले, नो वर्क इज डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय स्टेप्स ड्यूरिंग वॉकिंग अप द स्टेयर्स। रीजन समझना ध्यान से, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि जब आप सीढ़ी के ऊपर पांव रखते हो, देखो ऐसे पांव रखते हो, और फिर जब ऊपर जाते हो तो इसे छोड़ देते हो, पांव ऊपर उठता है, आप फोर्स लगाते हो ऊपर जाने के लिए। जब नॉर्मल रिएक्शन मिली उस समय ना तो सीढ़ी आपके साथ ऊपर गई, राइट, ना आप सीढ़ी के साथ नीचे गए, आप वहां से इसको छोड़ के ऊपर बढ़ गए, यानी जहां पर फोर्स लगी उस पॉइंट की कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट वेयर फोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड। तो लिखिए जरा, नो वर्क इज डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द स्टेप्स ड्यूरिंग वॉकिंग अप द स्टेयर्स। रीजन लिखवा रहा हूं आपको, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, या नो डिस्प्लेसमेंट एट, लिखो एट point of contact, that is no displacement of shoe with step, when normal reaction is provided, when N is provided। आपको ये एग्जाम में लिख के नहीं बताना होगा, आपको तो बस पता होना चाहिए कि आपने जब टच किया तो शू की स्टेप के साथ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो टच करता है और ऊपर उठ जाता है। तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देयर हैज बीन नो डिस्प्लेसमेंट, सो द वर्क डन मस्ट बी जीरो, सो वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। मैं इसे और अच्छे से समझाने के लिए ऐसे बना देता हूँ, देखो ये स्टेप है, जस्ट अ सेकंड, ये ऐसे करके स्टेप से आपने यहाँ जब पांव रखा होगा और आप ऊपर उठाएंगे तो यहाँ ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन तो मिलेगी, लेकिन इस समय डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, जीरो। मैं इसके पैरेलल में एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर लिखिए, अब मैं लिफ्ट का केस लेता हूँ। आप ग्राउंड से सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट में खड़े होकर गए, लिफ्ट के अंदर खड़े होकर गए। अब लिफ्ट के सरफेस ने आपको जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करी, क्या उसने वर्क किया, यस और नो, बताइए शाबाश। आप खड़े रहे, लिफ्ट ने आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करी और ये लिफ्ट यहां से लेके ऊपर तक डिस्प्लेस हो गई, हुई ना डिस्प्लेस। तो जहां पर नॉर्मल रिएक्शन मिली वो साथ साथ डिस्प्लेस हुआ। आई होप अब आपको ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा। सीढ़ी पे पांव रखते हो, उठ जाते हो, रखते हो, उठा लेते हो, तो सीढ़ी ने तो कोई काम ही नहीं किया। काम किया किसने, नॉर्मल रिएक्शन इन ए लिफ्ट। लिख देते हैं यहाँ पे, whereas normal performs work while a lift goes up। जब लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है तो नॉर्मल रिएक्शन वर्क जरूर करती है, ठीक है डियर। अब इसको समझने का एक और तरीका, ये बताओ, लिफ्ट में आप 15 फ्लोर भी चले जाओ तो क्या थकोगे? डू यू फील टायर्ड व्हेन यू गो इन अ लिफ्ट? नो। क्यों? क्योंकि सारा वर्क किसने किया था, नॉर्मल रिएक्शन ने किया था। अगर आपको 2 फ्लोर सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाए, 2 फ्लोर सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाए तो क्या थकते हो कि नहीं थकते हो? ठीक है, हाँ देनी क्लियर कर रहा हूँ। सीढ़ियां चढ़ते हुए कौन सी फोर्स वर्क करती है, कोई आंसर करना चाहेगा? मैंने हिंट दिया, जब सीढ़ियां चढ़ के जाते हो तो आपको थकान महसूस होती है,
लेकिन you feel tired. But in case you go inside a lift, when lift goes up, normal reaction performs that work and you don't feel tired. But while going up the stairs, you definitely feel tired. What is the force that performs work in that case? बताएं जरा कौन सी फोर्स वर्क परफॉर्म कर रही है? हाँ जी बताइए, शाबाश। आपकी मस्कुलर फोर्स। सोचिए ना, कांटेक्ट फोर्स से, फ्रिक्शन से आप क्यों थकेंगे? वो तो बाहर से मिल रही है आपको। आप स्केट्स पे खड़े हो जाओ और कोई आपको धक्का मार के चला के ले जाए, तो क्या आप थकोगे? नहीं थकोगे। लेकिन आपको खुद से स्केटिंग करनी पड़े तो फिर थकान होगी, क्योंकि आपको मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, स्टार मार्क करके लिख दीजिए। ड्यूरिंग walking up the stairs, during walking up the stairs, comma, muscular forces are used, which makes us tired, यानी कि आपकी अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी, वो केमिकल एनर्जी यूज होती है और किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। आप जानते हैं जब आप ऊपर जाएंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, mgh, लेकिन अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी, वो केमिकल एनर्जी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सारी की सारी बर्न होती चली जाएगी। दैट्स इट। तो आई होप आपको एग्जाम्पल में काफी मजा आया होगा, समझ में आया होगा कि अगर हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो सीढ़ियां हमारे ऊपर कोई वर्क नहीं कर रही, जबकि हमारी इंटरनल फोर्सेस वर्क करती है, जिससे कि हमें थकान होती है। जबकि लिफ्ट के अंदर अगर हम खड़े हो जाएं, ऊपर जाएं, तो नॉर्मल रिएक्शन वर्क करती है, सो वी डोंट फील टायर्ड, हमारी एनर्जी को कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे हमेशा ध्यान रखना। अम्यूजमेंट पार्क में सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो भी वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब एक इसका मैं प्रॉब्ली लास्ट एग्जांपल आपके सामने पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने इतना सब समझाया, इसके बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ। डज वर्क डन डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? डज द वर्क डन डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस और नो? गिव योर आंसर। यस, बहुत बढ़िया, सबका आंसर यस आ रहा है, तो इसका मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुन समझ पा रहे हो और आंसर कर पा रहे हो। हाँ, इसी बीच मुझे याद आया, भाई वो प्रैक्टिस वाला कर लेना प्लीज। किसी के पास खुद के पास पेटीएम है तो अपने फ्रेंड से करवा लो यार, 90 रुपीज की बात है, उसको पे कर देना। ये करवा लो आप जरूर, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ टेस्ट दिस वीक। लॉज ऑफ मोशन का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट करवाना है। ठीक है, ड्यूरिंग वॉकिंग अप द स्टेयर्स मस्कुलर फोर्सेस एक्ट, तो उसमें वर्क हो जाता है। अभी मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि साइकिल चलाते हुए आप बहुत स्पीड पे साइकिल चला रहे थे और आपने एकदम से ब्रेक्स लगाई तो उसका टायर ना स्किड मार गया, या कार चला रहे थे, कार का टायर स्किड मार गया। तो स्किडिंग के ड्यूरिंग ध्यान से सुनना, स्किडिंग के ड्यूरिंग क्या आपके टायर्स पे ग्राउंड ने कुछ वर्क किया? नंबर 1, आपके टायर्स ने ग्राउंड पे कुछ वर्क किया? नंबर 2, ये 2 चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, देखते हैं, लिखिए। इज वर्क डन नंबर 1 बाय ग्राउंड ऑन टायर्स, नंबर 2 बाय टायर्स ऑन ग्राउंड, कब? ड्यूरिंग स्किडिंग ऑफ ए कार। जब एक कार स्किड करती है तो क्या ग्राउंड टायर्स पे वर्क करता है, या क्या टायर्स ग्राउंड पे वर्क करते हैं? बताएं, शाबाश, आपका आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर बताएं पहले, क्या ग्राउंड टायर्स पे कुछ वर्क करेगा? स्किड होने का मतलब क्या है? कि भाई आपने बहुत जोर से ब्रेक्स लगा दी और यहां से टायर फिसलता हुआ चला गया आगे की तरफ। बताएं, शाबाश। हाँ, तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट केस में टायर डिस्प्लेस हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन टायर डिस्प्लेस हो रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वहां पर। देखिए जरा फर्स्ट पार्ट में, एज द टायर डिस्प्लेसेस कॉमा हेंस
negative work is done by ground. नेगेटिव वर्क इज डन बाय ग्राउंड. ग्राउंड ने कौन सी फोर्स प्रोवाइड करी थी? फ्रिक्शन. ब्रैकेट में लिख दो फ्रिक्शन. दैट्स इट. उससे याद रहेगा. हो गया. अब सेकंड पार्ट. क्या टायर्स ने ग्राउंड पे कुछ वर्क किया? जब टायर स्किड हो रहे थे तो क्या ग्राउंड पे वर्क हुआ? नो. लिख दीजिए नो वर्क इज डन ऑन ग्राउंड. ग्राउंड की जगह आप सरफेस भी लिख सकते थे. ग्राउंड और सरफेस. नो वर्क इज डन ऑन ग्राउंड और सरफेस as it remains stationary. As it remains stationary. मतलब आपकी स्लाइडिंग की वजह से आप क्या ग्राउंड डिस्प्लेस करता है? उतना ग्राउंड तो डिस्प्लेस नहीं होता. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लगेगी, लेकिन ग्राउंड आपके साथ मूव करके तो नहीं गया आगे पीछे. वो तो वहीं का वहीं रहा. जो भी स्किडिंग हुई आपकी हुई टायर की. सो वर्क हैज बीन डन बाय द ग्राउंड ऑन टायर्स बट वर्क हैज नॉट बीन डन बाय टायर्स ऑन ग्राउंड. तो यहाँ पर मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको लिखवा रहा हूँ. जैसे फोर्स में तो क्या होता है? दो लोगों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई, तो दीज फोर्सेस हैव टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट. बट देयर इज नो फंडा ऑफ वर्क लाइक दैट कि अगर एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे पे कुछ वर्क किया तो दूसरा उसके ऊपर इक्वल ऑपोजिट वर्क करे ना. ऐसा कोई फंडा नहीं है. लिखिए जरा, लिखिए. शाबाश. क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूं. इज वर्क डन by two objects on each other equal and opposite. इक्वल यहाँ पे ऑपोजिट का मतलब क्या है? नेगेटिव हो जाएगा. एक का पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव होगा. यहाँ पे ऑपोजिट का मतलब यही है. तो आंसर क्या है? नो, इट मे नॉट बी ट्रू. इट मे और मे नॉट बी ट्रू, दोनों चीजें आती हैं इसमें. ठीक है. ए ने बी के ऊपर कुछ फोर्स लगाई, बी ने ए के ऊपर कुछ फोर्स लगाई, तो कभी कभी तो होगा कि दोनों का एक दूसरे के ऊपर वर्क डन इक्वल और अपोजिट आ जाएगा, बट हमेशा नहीं. तो मैं उसका एग्जांपल देता हूं आपको. नो वर्क डन का एग्जांपल तो आपने देख लिया कि ग्राउंड के ऊपर जब स्लाइडिंग होती है. तो फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग या स्किडिंग वर्ड आप यूज करना चाहिए. स्किडिंग ऑफ कार ऑन ए सरफेस. इसमें तो आंसर नो आ गया. इक्वल ऑपोजिट कब आएगा? जब देखो एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, दो ब्लॉक्स है. आपने इधर से फोर्स लगा के इनको पुश किया, तो ये ब्लॉक्स भी तो एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएंगे. यहाँ पर ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, बी ए के ऊपर. अब दोनों की डिस्प्लेसमेंट तो राइट में है. ध्यान देना, ए ने जो फोर्स लगाई है बी के ऊपर वो राइट में है, तो बी के ऊपर फोर्स भी राइट में, डिस्प्लेसमेंट भी राइट में, तो वर्क डन कैसा हो गया? पॉजिटिव. और बच्चे ए के ऊपर बी ने जो फोर्स लगाई वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ए की डिस्प्लेसमेंट आ गया लेकिन फोर्स पीछे लग रही है, तो इस फोर्स का ए के ऊपर वर्क डन कैसा हो गया? नेगेटिव. लिखिए जरा. as shown in diagram comma work done by A on B is positive. क्या कारण है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन. ठीक है ना? लिखिए. शाबाश. एज शोन इन डायग्राम वर्क डन बाय ए ऑन बी इज पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में. जबकि ए के ऊपर वर्क डन कैसा हो गया? नेगेटिव, क्योंकि ए की फोर्स बैकवर्ड लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है. देखिए, वेयर एज वर्क डन बाय बी on A is negative having same magnitude. तो सीधा है, फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट.
फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, फिजिक्स समझनी है अच्छे से मजे से तो एग्जाम्पल्स के बिना नहीं समझी जाएगी। आपका सारा ध्यान एग्जाम्पल्स के ऊपर रहना चाहिए कि कोई क्वेश्चन पूछा गया कॉन्सेप्चुअली किस एग्जाम्पल से लिंक करता है। तो देखो वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है, ये पता चल गया। दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के ऊपर वर्क डन इक्वल अपोजिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि फोर्सेस हैव टू बी इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है बच्चों, इम्पल्स imparted हैज टू बी इक्वल एंड अपोजिट बट फोर्स मे और मे नॉट बी। गॉट दैट। तो ये काफी कुछ मैंने आपको समझाया एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन बताने के लिए। अब जब वेरिएबल फोर्स होती है तो क्या करना होता है, लिखिए, ये लिखिए शाबाश। वर्क डन by a variable force, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरी करे तो वर्क डन कैसा होगा, इसको सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सीधा ग्राफ बनाते हैं ताकि हर कोई समझ पाए कि इस बात का मतलब क्या है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोर्स और यहाँ पर लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स। अब मानो फोर्स कुछ ऐसी है, बढ़ी और कम हो गई ऐसे करके, तो फोर्स चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं जैसे एक्स चेंज हो रहा है फोर्स भी चेंज हो रही है, बढ़ी और कम हो रही है। तो इस फोर्स का जब वर्क डन निकालने जाओगे तो आप डायरेक्टली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप मल्टीप्लाई तो उसी डिस्प्लेसमेंट से कर सकते हो ना फोर्स को, जहाँ पे वो कांस्टेंट है। इतनी फोर्स इतने डिस्टेंस तक लगी, इतनी फोर्स इतनी डिस्प्लेसमेंट तक लगी, तो वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे यार बार बार चेंज हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझते जाइए। आप क्या करते हैं, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं dx, जिसके ऊपर आप फोर्स को कांस्टेंट मान सको। ध्यान से देखना सभी, ये आपने बहुत ही पतली स्ट्रिप कंसिडर करी है, इतनी पतली कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स को कांस्टेंट माना जा सके। होप इट्स क्लियर। तो भाई इसका वर्क डन क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा एफ डी एक्स। आप उसका उठा के इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन मतलब ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स जब कंसिडर की जाएंगी, उनका वर्क डन निकाला जाएगा, तो सबका वर्क डन फिर ऐड किया जाएगा टोटल वर्क डन निकालने के लिए। तो लिखिए जरा, लिखिए इन केस force applied does not remain constant, does not remain constant as shown in graph, as shown in graph, comma, we consider a very small displacement, we consider a very small displacement dx, right? We consider a very small displacement dx over which or for which force may be considered constant. Force may be considered constant. ध्यान से देखें, हम एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx कंसिडर करते हैं, वेरी स्मॉल, फॉर विच फोर्स मे बी कंसिडर्ड कांस्टेंट। ये सारी बातें समझनी चाहिए, ठीक है। लिख दीजिए, वर्क डन ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट के ड्यूरिंग वर्क डन कितना होगा, dw is equal to f into dx, वर्क डन विल बी इक्वल टू f into dx, यानी फोर्स into dx। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसिडर करके टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए, जब जब डिस्क्रीट होते हैं तब तो आप ऐड कर लेते हो w1 प्लस w2 प्लस w3, लेकिन जब ये ऐसे करके वेरिएबल होता है पूरी तरह से, तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। मैं पूरा लिखाऊंगा आपको यहाँ पे, देखिए जरा, लिखिए, टू कैलकुलेट total work done, we need to consider a large number of such
small displacements. ठीक है, to calculate total work done we need to consider a large number of such small displacements such that W is equal to summation of dW. समेशन क्या होता है, ऐड करके चले जाओ, समेशन ऑफ dW. अब इसमें देखना ध्यान से, दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक लिमिट कंसिडर कर रहे थे, ध्यान देना लिमिट क्या थी कि जो ये dx हमने कंसिडर किया, dx या डेल्टा x जो भी आप बोलना चाहें इसे, ये बहुत ही स्मॉल है, दिस इज नेग्लिजिबल. ठीक है, और फिर आप समेशन किसका कर रहे हैं, f dx का. तो ये सिंपली बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ f dx. ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ना एक काम कर लो, dx को बिल्कुल एंड में आने दो, उससे पहले सारे ना डेल्टा बना दो. जो d लिखा था आपने उसे उठा के क्या बना दो, डेल्टा बना दो. यहाँ भी डेल्टा x, यहाँ पर भी डेल्टा x कर दो. उसका रीजन है, रीजन ये है कि जब आप डेल्टा x को स्मॉल कंसिडर करोगे तो उसको dx लिखा जाएगा. काइंडली मेक दिस चेंज. आप डेल्टा x कर दो जहां जहां आपने dx लिखा था. चल तो ये भी जाएगा, बट टेक्निकली करेक्ट होगा अगर आप डेल्टा x करके फिर सॉल्व करें. ठीक है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू बी 0, इट बिकम्स f dx. कहां से कहां तक, किसी भी x1 से लेके x2, मतलब जैसे मान लो यहां से लेके x1 से लेके और आप x2 तक सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये बीच का सारा एरिया कवर हो जाएगा. तो f dx x1 टू x2. क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे मैंने एक साथ दो चीजें कवर कर ली. एक तो आपको पता लग गया कि जब भी वेरिएबल फोर्स होगी तो वर्क डन कैसे करना होगा, एफ डी एक्स इंटीग्रेशन करना होगा. और दूसरा यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख दीजिए, एज एफ डी एक्स इंटीग्रेशन x1 टू x2, लिखिए शाबाश, एज एफ डी एक्स इंटीग्रेशन x1 टू x2 provides area under the graph, area under the graph. So अब लिख दीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर f वर्सेस x ग्राफ. f वर्सेस x ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है. जैसे आप जानते हैं ना, v वर्सेस t ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट. a वर्सेस t ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी. वैसे ही अब क्लियर हो गया, एफ डी एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो एरिया से क्या मिलता है, वर्क डन. याद रखिएगा. तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है. एक तो कि भाई वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन कैसे निकलेगा, दूसरा टू शो दैट वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ. ठीक है, तो आदित्य एंड अंशुल, आपको यहाँ पे हो सकता है दो तीन चीजों में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो, जैसे कि आपने पता नहीं इंटीग्रेशन कर रखा है, इंटीग्रेशन आपने दिया